गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विदुल ऑनलाइन लर्निंग। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड ये दोनों डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि कुछ और क्वेश्चंस हैं जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। तो सभी जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। ऑन 1 अप्रैल 2018 एन existing firm had assets of rupees 2 lakh including cash of 44,000. its creditor amounted to rupees 10,000. assets आपका 2 लाख का है, जिसमें से ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, इसमें ऑलरेडी कैश भी इंक्लूड है। आप अलग से कैश मत इंक्लूड कर देना। मतलब टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 2 लाख। अगर मैं ये बोलूं तो उसमें से कैश जो है 4,000 है, बाकी अदर एसेट जो है 1,96,000 है। ओके, इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। फर्म का जो क्रेडिटर है वो है 10,000। द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑफ 1,60,000 while the reserve amounted to rupees 30,000. Okay, if normal rate of return is 15% and goodwill of the firm is valued at 36,000. इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि ऑलरेडी आपको गुडविल गिवन है, ओके, और वो गुडविल कैसे दिया हुआ है? गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब गुडविल आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको गुडविल गिवन है, ऑलरेडी गुडविल गिवन है। अमाउंट ऑफ गुडविल कितना है? 36,000। ओके, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है, एनवाईपी भी गिवन है, कितना? 3 year परचेज। ठीक है भाई, 3 year परचेज है। और क्या है? आपसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है 15%। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है आपको? फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट? देखो इस क्वेश्चन में अब आप नोटिस कर रहे हो कि आपको गुडविल फाइंड आउट नहीं करना, आपको गुडविल गिवन है, राइट? अब आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ गुडविल कैसे निकलता है? गुडविल कैसे निकलता है? गुडविल इज इक्वल टू एज पर सुपर प्रॉफिट, बिकॉज दिस गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सो दैट वी यूज हियर सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। ओके, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, गुडविल है 36,000, तो NYP कितना है? 3,000। सॉरी 3,000 बोल रहा हूं, 3 year, तो 3। इसको डिवाइड कर दो तो 36 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू SP यानी सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12,000। सभी को यहां तक क्लियर है? तो एक और इंफॉर्मेशन मैंने निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमारे को कहां तक जाना है? हमारे को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि एवरेज प्रॉफिट बताओ, तो मुझे एवरेज प्रॉफिट पे जाना है। और एवरेज प्रॉफिट पे जाने के लिए अब मेरे पास सुपर प्रॉफिट है। क्या है? वी नो दैट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं आपसे बोलूं कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है तो क्या बोलोगे आप? बताओ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है। सुपर प्रॉफिट आपको गिवन है, एपी आपको फाइंड आउट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है। और अगर दोनों इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो एपी नहीं निकलेगा। अगर आप एनपी आपको पता लगे, अगर इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट द एनपी, देन यू हैव टू फिगर, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, देन वी कैन इजिली फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, राइट? तो अब सबसे पहले क्या हम इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए आपको? कैपिटल इंप्लॉयड। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? आप मुझे बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है?
कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाई 100। क्या आपको बात याद है या भूल गए हो? ये मेथड आपको याद है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला? अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, आपको याद ही होना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है अपने को, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इधर देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। सुपर प्रॉफिट अपने पास आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है 12,000। कैसे आया पता लग चुका है सबको, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन में 100, यही होता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके दो अप्रोच बताया था मैंने आपको। एक तो एसेट्स और लायबिलिटी अप्रोच, और एक कैपिटल प्लस रिजर्व अप्रोच। वी हैव टू अप्रोच। तो आप यहां पर देखिए, आपको इंफॉर्मेशन क्या एसेट्स और लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन गिवन है? गिवन है सर। हमारे पास एसेट्स है 2 लाख का। अब ओवर स्मार्ट मत बनना कि सर 4,000 कैश भी है। बेटा इसमें बोला हुआ है कि इंक्लूडिंग कैश, मतलब 2 लाख में 4,000 तो ऑलरेडी इंक्लूड है। ओके, तो 2 लाख का एसेट्स है और लायबिलिटी क्या है? 10,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और एसेट्स आपके पास कितना है? 2 लाख का, और लायबिलिटी आपके पास कितने के है? क्रेडिटर है वो 10,000। तो यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया आपका? 1,90,000। 1,90,000। इज दैट क्लियर? सभी को यहां तक समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनिए। क्या तो सर अगर मान लो यहां पर मैं एसेट्स अप्रोच यूज ना करके कैपिटल और रिजर्व अप्रोच यूज करूं, तो क्या यही आंसर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का? चेक कर लेते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट में आप देखो, आपके पास कैपिटल का बैलेंस भी दिया हुआ है और रिजर्व का भी बैलेंस दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस रिजर्व अप्रोच से जाओगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये तीनों माइनस करते हैं, बट इन तीनों के बारे में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल प्लस रिजर्व। तो कैपिटल कितना है? 1,60,000। रिजर्व कितना है? 30,000। टोटल करोगे 1,90,000। मतलब ये है दोनों में से किसी भी आप मेथड को यूज करो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 1,90,000 ही आ रहा है। यहां तक सभी को क्लियर? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो बेटा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 1,90,000। तो 1,90,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को गिवन है कितना? 15%। 15%, तो 15/100। तो यहां से आप निकाल लो 1,90,000 का जब आप कितना 15% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 28,500। 28,500। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ चुका है कितना? 28,500। अब आ जाइए आप सुपर प्रॉफिट पे, क्योंकि यहां से आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। तो सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के। तो एवरेज प्रॉफिट नहीं है आपको पता, सुपर प्रॉफिट पता है। कितना है सुपर प्रॉफिट? ये रहा सुपर प्रॉफिट 12,000। एवरेज प्रॉफिट नहीं पता। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 28,500। इसको इधर ले आओ, ऐड कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12,000 प्लस 28,500। तो कितना आ गया? 40,500। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत तो बताओ मुझे। इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में क्या था फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको
कि आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। क्या करना था? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या था? आपको गुडविल ऑलरेडी गिवन था, और गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे है। तो आप सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करोगे तो आप सुपर प्रॉफिट वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। तो वहां से हमने गुडविल निकाल लिया, ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला लगाया और वहां से हमारे को सुपर प्रॉफिट मिल गया। सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद हमने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था, तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, फिर वहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकला, फिर हमने सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में रख दिया, तो इसके बाद अपने को एवरेज प्रॉफिट मिल गया। ठीक है यहां तक? चलिए, ओके, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। वैसे तो टॉपिक है अपना ओवर हो चुका है लास्ट क्लास में ही, बट फिर भी कई बच्चों ने कहा सर एक दो क्वेश्चन और करवा दो, तो मैंने कहा चलो इसके कुछ और क्वेश्चन जो है जहां पे आपको, मुझे लगता था कि शायद आप कंफ्यूज होंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड की वजह से ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और उसमें कुछ आपको न्यू सीखने को मिलने वाला है। ओके, ये लिखिए क्वेश्चन, वरुण एंड कुबेर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर, partners in a firm, their balance in capital, their balance in capital and current account, their balance capital and current account on 31st March 2019 were follow। देखो यहां पे लिख दो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और इधर लिख लो करंट अकाउंट का बैलेंस, और क्या नाम है? वरुण और कुबेर। फाइव लाख, 3,50,000, 5 लाख और 3,50,000, 80,000 और 20,000 डेबिट। ओके, इसके बाद पास्ट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, आपको और क्या इंफॉर्मेशन है? प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर वो दिया हुआ है अपने को, टू 2015, 2016, 2017, 2018, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2015, फिर 2016, 2017, 2018 और 2019। ठीक है, 60, 40, 60,000 माइनस 40,000, 1,30,000, 2 लाख
चलो इधर ही लिख देता हूं मैं, और 2,50,000, 2,50,000। ओके, यहां तक सभी नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। इसके बाद आपको और क्या फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व appear in the books, उसका अमाउंट है 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है गुडविल, कैलकुलेट गुडविल ऑन बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में जो हमने किया था वो गुडविल उसमें कैसे निकलता था। सबसे पहले हम क्या करते थे, लिख लो यहां पर गुडविल जब हम निकालते थे एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो कैसे निकालते थे, लिख लो यहां पे, गुडविल इज इक्वल टू, हम निकालते थे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी, इसमें से माइनस करते थे, ये जो भी वैल्यू आता था इसमें से हम माइनस करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड को। किसको माइनस करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड को, ओके। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी कैसे निकलता था, एपी, ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता था, एपी इंटू 100 अपॉन में NRR, ठीक है, और फिर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फाइनली ये फॉर्मूला अपने को पता है और इसी बेसिस पे अब अपने को गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एपी चाहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके बेसिस पे हम एपी या एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गिवन है आपको लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो इनका टोटल करके 5 से डिवाइड कर दो, आप एपी इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ओके, नो प्रॉब्लम। सेकेंड, ऑलरेडी गिवन है आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% गिवन है, तो दो इंफॉर्मेशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी किया नहीं है, मतलब कर सकते हैं, ओके। इसके बाद अपने को क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो एपी आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, नो डाउट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, देन हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको क्या अप्रोच बताया है, दो अप्रोच बताया कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का। पहला अप्रोच क्या है कि एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करो, राइट, ब्रीफ में बोल रहा हूं, काफी डिटेल है वैसे तो, लेकिन अभी मैं आपको इतना शॉर्ट में बता रहा हूं कि क्या फर्स्ट अप्रोच क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी अप्रोच। तो एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट्स लेते टाइम जिनको मैंने मना किया है नहीं लेना उसको नहीं लेना, ध्यान रखना उनको, ठीक है, और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, फर्स्ट अप्रोच। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको एसेट्स का इंफॉर्मेशन गिवन है, नो सर, कहीं पे भी एसेट्स का इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। क्या लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन है। तो यानी कि जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फर्स्ट अप्रोच एसेट्स और लायबिलिटी अप्रोच है वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा, तो बचा सेकेंड अप्रोच। तो भाई अगर सेकेंड अप्रोच भी नहीं लगेगा तो क्वेश्चन होगा कैसे, तो डेफिनेटली सेकेंड अप्रोच ही लगेगा यहां पे, क्योंकि फर्स्ट अप्रोच का इंफॉर्मेशन एसेट्स और लायबिलिटी का गिवन नहीं है। तो हम कौन से अप्रोच के साथ जाएंगे,
कैपिटल प्लस रिजर्व अप्रोच। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है? यस सर, कैपिटल गिवन है। क्या आपको रिजर्व भी गिवन है? यस सर, 50,000 का रिजर्व भी गिवन है। बट यहां पे करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है। तो अगर मैं ये बोलूं कि करंट अकाउंट का क्या करना है, तो इसको भी कैपिटल की तरह ही ट्रीट करना है। इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कल एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि वाई वी इंक्लूड करंट अकाउंट बैलेंस। मेरे से उसने पूछा कि क्या रीजन है कि करंट अकाउंट का बैलेंस हम कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसका। बट अगर उसे यह पता होता कि करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट, देन देयर इज नो नीड टू आस्क सच अ क्वेश्चन। ओके, तो आपके माइंड में भी अगर ये डाउट आया हो तो आप भी ये समझ लो कि करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये अलग नहीं है। हां, बस ये समझ लो ये करंट है, ये फिक्स्ड है। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो एक करंट अकाउंट ओपन होता है, एक फिक्स्ड अकाउंट ओपन होता है। तो कैपिटल जो है वो फिक्स्ड अकाउंट है और करंट क्या है? आपका टेम्परेरी अकाउंट है, जितना मर्जी डालो जितना मर्जी निकालो। जब हमने एप्रोप्रिएशन वाले चैप्टर में इसको डिस्कस किया था तो मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया था वहां पे कि करंट अकाउंट में जब भी आपका कैपिटल फिक्स हो तो आप करंट अकाउंट ओपन करते हो, क्योंकि अब आप फिक्स कैपिटल को फिक्स कर दिया, आप इसमें अब तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो बाकी जितने भी कैपिटल के ट्रांजैक्शंस होते हैं आप करंट अकाउंट में करते हो। तो इट मींस इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए क्या हम बनाते हैं? करंट अकाउंट बनाते हैं। ये बात ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट फिर भी कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ जाता है, इसलिए मैं इसको रिमाइंड करवा रहा हूं। ओके, तो अब यहां पर एपी आपको निकालना है, इजिली निकल जाएगा। अब मैं सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता हूं। तो बेटा यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल कितना है? 5 लाख प्लस 3,50,000, टोटल कितना हो जाएगा? 8,50,000। ठीक है ना? प्लस में रिजर्व, प्लस में करंट अकाउंट भी आओ तो 80,000 तो प्लस कर दो, क्योंकि ये और ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये डेबिट माइनस में है, तो यानी कि माइनस का 20,000, माइनस का प्लस में रिजर्व, प्लस में रिजर्व। रिजर्व कितना है अपने पास? 50,000 का रिजर्व है, तो ये 50,000 हो गया भाई। तो 9,60,000 आ गया। यहां से टोटल करो 8,50,000 प्लस 50, 9 लाख, 9 लाख माइनस ये 20 हो जाएगा तो 60, तो 9,60,000 यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। किसी को डाउट है कैपिटल एम्प्लॉयड में 9,60,000 कहां से आया? बताओ अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं निकाल रहा हूं एपी, अब निकाल रहा हूं एपी, क्योंकि एपी भी चाहिए आपको ना। तो एपी के लिए आप रखो, आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है 2015 का कितना? 60,000। 16 का माइनस में है 40,000, फिर 1,30,000, फिर 2 लाख, फिर 2,50,000। तो यहां से आपका एपी निकल के आ जाएगा डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 कर दो तो टोटल करो, और टोटल करके आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपका एपी कितना आ जाएगा? ये आता है 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइड बाई तो 1,20,000, 1,20,000। एपी कितना आ गया आपका? 1,20,000 आ गया। डाउट है किसी को? चलिए, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ चुका है और एपी भी आ चुका है, तो बस पुट कीजिए इसको। एपी कितना है आपका? 1,20,000, 1,20,000। 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था क्वेश्चन में? 10%। ये देखो 10% गिवन है, अपॉन में 10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपने कितना कैलकुलेट किया? 9,60,000। ठीक है, तो यहां से अब देख लीजिए
ये कितना आ जाएगा 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 12 लाख माइनस 9,60,000। ये कितना आ गया आपका 2,40,000। कितना आ गया 2,40,000। तो आपका गुडविल कितना आ गया 2,40,000। ठीक है, चलिए हाँ जी बताइए, यहां तक सभी को समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ठीक है जी। राजेश जी आपको भी आ गया? ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने कर लिया, सही से कर लिया, सभी को आ गया, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हाइल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ठीक है, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of goodwill whenever there is change in whenever there is change in there is change in profit sharing ratio in profit sharing ratio शेयरिंग रेशो वेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उस टाइम हम गुडविल की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो है कैसे करते हैं उसको हम एक बार देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसको कैसे करना है, आप इसकी पहले जर्नल एंट्री लिख लीजिए। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो देखो गुडविल ना दो टाइप की होती है। अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं कि गुडविल कितने टाइप की होगी यहां पर, तो दो टाइप की, एक जो बैलेंस शीट में अपीयर होगा और एक जो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो इसको, अगर मैं फर्दर क्लासिफाई करूं तो दो टाइप्स इसको क्लासिफाई कर लो बेटा। एक तो गुडविल अपीयर इन द बुक, अपीयर इन द बुक, और गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक, नॉट ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे बुक्स में क्लासिफाई करने को, लेकिन फिर भी बच्चों को इजी हो जाता है इस तरीके से क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ाने पर। ठीक है, तो देखो इसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। इसको, इस गुडविल को हमने एक नया नाम दिया और उसका नाम है एग्जिस्टिंग गुडविल। मतलब क्या है एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है, ये ऑलरेडी आपको जो भी बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट के अंदर जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो इधर गुडविल दिया होगा। जब भी मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी पढ़ा रहा था तो आपको बताया था ना कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, मान लो यहां पर अमाउंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट है ये, बैलेंस शीट के अंदर ये गुडविल दिया हुआ है, तो ये गुडविल जो है वो आपका एग्जिस्टिंग गुडविल है। ओके, गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक, ये हमेशा ना न्यू गुडविल कह सकते हो आप इसको। जो अभी हमारा वैल्यूएशन किया हमने, जिसका वैल्यूएशन कर रहे थे हम, हमेशा इसी न्यू गुडविल, इस गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करते। जिस गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता है, तो ये हमेशा आपको बैलेंस शीट में नहीं देखने को मिलेगा। ये आप देखोगे कि ये हमेशा बैलेंस शीट के बाहर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर कहेगा गुडविल वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ
एवरेज प्रॉफिट। इस तरीके से मतलब जो भी हम गुडविल वैल्यूएट करते हैं ना, वो हमेशा बैलेंस शीट के बाहर, और उसी का मेनली हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों में समझ में आ गया, अपीयर इन द बुक और नॉट अपीयर इन द बुक गुडविल का मतलब क्या है। तो ध्यान से देखो, जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये टॉपिक इसलिए मैं करवा रहा हूं क्योंकि आगे आप जब इस चैप्टर के बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ोगे, इसके बाद रिटायरमेंट और डेथ पढ़ोगे, तो वहां पे भी गुडविल एग्जिस्ट करेगा बैलेंस शीट में। दैट गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ। वो गुडविल क्या करेंगे, उस गुडविल का क्या होना चाहिए, रिटर्न ऑफ होना चाहिए। उसे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब भी करते हैं गुडविल का, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या कर देते हैं, रिटर्न ऑफ। एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। और इसकी एंट्री लिख लो, ओल्ड पार्टनर्स, या यहां पर तो सारे ओल्ड ही होते हैं, चलो फिर भी लिख लो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो भी हमारा गुडविल था उसको हमने रिटर्न ऑफ किया। यहां पर नरेशन लिख दो, गुडविल अपीयर इन द बुक रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ओके, एक तो ट्रीटमेंट आपका ये हो गया। किसी को डाउट यहां तक? हालांकि ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि देगा हर बार, लेकिन ये हर बार देगा जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेगा। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला गुडविल, मेनली इसी गुडविल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये तो आपको बोनस में मैंने आप बताया है। ठीक है, तो इसी गुडविल की हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। बट इस गुडविल के साथ अगर ये भी गुडविल दिया हुआ है, ऑलरेडी अपीयर भी है, तो उसको रिटर्न ऑफ करना है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो अब इसमें क्या एंट्री हम करते हैं, अभी सिर्फ आप नोट डाउन कीजिए। जर्नल एंट्रीज के बाद आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू कैसे होगा ये। यहां पर लिखो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो आपको पता है कुछ पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, और कुछ पार्टनर क्या करते हैं, गेन करते हैं। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस का मतलब होता है जो महान। कौन सेक्रीफाइस कर सकता है, जो बड़ा होगा। ठीक है, छोटे लोगों के बस की बात है क्या सेक्रीफाइस करना, और बड़े लोगों को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ रहे हो ना बात को? तो ये याद करने का तरीका है कि सेक्रीफाइस वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और गेन वालों को हम क्या करेंगे, डेबिट। ओके, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर गेन करेगा ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसे हम डेबिट करेंगे, और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। नरेशन लिख दो, क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये क्या कर रहे हैं हम, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दैट क्लियर? अब इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन। फिर इसके बाद टाइम बचा तो आज हम फिर करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, चलो पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्नल एंट्री नोट डाउन कर लेना, तभी आगे क्वेश्चन होगा।
ए बी सी पार्टनर हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ठीक है, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, उनका जो ओल्ड रेशो है, उनका जो ओल्ड रेशो था वो था, दो ही पार्टनर ए बी, चलो 3 कर लो, 1:1:1। ठीक है, ये 5:4:1 कर लो, 5:4:1। ये आपका ओल्ड रेशो है। सीधा मैं अगर बोलूं, इसको ब्रीफ में लिखूं क्वेश्चन को, तो ओल्ड रेशो क्या है आपका 5:4:1। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो न्यू रेशो होगा, उन्होंने चेंज कर लिया अपना रेशो, और न्यू रेशो उन्होंने जो डिसाइड किया वो था 9:6:5, 9:6:5। ओके, पहले ए बी सी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 5:4:1, बट उन्होंने बाद में ये डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा 9:6:5। तो यहां पर चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर सेम थे, और फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद उन्होंने क्या बोला कि तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो गुडविल है वो, एंड गुडविल ऑफ द फर्म valued at 2-year purchase of AP। गुडविल की जो वैल्यूएशन करनी है वो 2 years परचेज ऑफ AP के बेसिस पे करना है, और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट जो है ऑफ द फर्म वो दे रखा है आपको 50,000। कितना दिया हुआ है 50,000। इस पॉइंट को ध्यान से समझो। तो आपको एडजस्ट एंट्री किसकी करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको क्या करना है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहचानिए कि ये क्वेश्चन जो है किस चीज का है। आपको क्वेश्चन में बोला है पास एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, पास एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। दो आपको एंट्री अभी मैंने बताया, एक तो रिटर्न ऑफ की और एक एडजस्टमेंट एंट्री। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है तो कुछ पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, और कुछ पार्टनर क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये डिस्कस हो चुका है। अब यहां पर हमें क्या करना है, पहले तो गुडविल पता होना चाहिए। तो पहले हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं भाई। तो गुडविल कैसे निकलता है बताओ, यहां से सॉल्यूशन शुरू है। गुडविल कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP, यही होता है ना। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 50,000, यस गिवन है। NYP कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख आपका गुडविल आ गया। यानी फर्म की गुडविल जो है ये कौन सी गुडविल है, अपीयर इन द बुक और नॉट अपीयर इन द बुक। ये नॉट अपीयर इन द बुक है, कहीं आप इसको रिटर्न ऑफ कर दो। जब भी अपीयर इन द बुक होगा वो बोलेगा आपको। मैंने वैसे ही बताया कि जो हम इवेल्युएट करते हैं गुडविल, वो कौन सा होता है, नॉट अपीयर इन द बुक होता है। ओके, तो ये हमारा इस गुडविल में 1 लाख आया। अब हम एंट्री क्या करने वाले हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। यह पता होगा तभी तो आप करोगे। गुडविल का वैल्यूएशन हो गया 1 लाख, सबको समझ में आ गया। चलिए तब हम कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। इधर देख लीजिए, ओल्ड रेशो गिवन है आपके पास, क्या है 5:4:1, और न्यू रेशो भी गिवन है आपके पास, वो है 9:6:5। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, यही है ना। तो
तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन में पहले ही मैं बता चुका हूं, फर्स्ट टॉपिक ये है, कर चुके हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ओल्ड कितना है 5/10, 5/10 और न्यू क्या है 9, 6, 15, 15 और 5 20, तो 9/20, 9 तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो कर लो इसको सोल्व। तो ये आ गया 10 - 9 यानी 1/20। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है सेक्रीफाइस। क्या ये सेक्रीफाइस। अब बी का देखते हैं 5/10, तो ए का था, बी का कितना है, पहले ओल्ड रेशो हमारा था 4/10, न्यू रेशो क्या है 6/20, 6/20, तो इसका एलसीएम ले लो 10 और 20, 20 हो गया, ये 10 2 20, 8 - 6 ये कितना हो गया 2/20। ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी सेक्रीफाइस, ये भी सेक्रीफाइस। समझ में आ रहा है ना सभी को। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे का, सी पार्टनर जो है सी का ओल्ड रेशो कितना था 1/10 और बाद में कितना हो गया 5/20, ठीक है 2 - 5, तो ये 2 - 5 माइनस का 3 आ रहा है, तो इसको माइनस का 3 ना लिख के क्या लिखेंगे 3/20 और लिखेंगे गेन। तो इसका मतलब यहां पर कौन गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं कि जितना क्वेश्चन में जितना गेन आएगा उतना ही सेक्रीफाइस आएगा, चेक करके देख सकते हो। सेक्रीफाइस 1 और 2 3/20 है तो गेन भी कितना है 3/20। भाई डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना ना, जितना डेबिट होगा उतना ही तो क्रेडिट होगा ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना, अगर आपका ये सेम ना आ रहा हो सेक्रीफाइस और गेन तो समझ लो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास गेन कौन हो रहा है, सी हो रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी। तो मैंने एंट्री क्या बताई आपको कि जो भी गेन करता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइस करता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इस कैलकुलेशन के बाद गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी क्या होगा डेबिट। तो एंट्री लिख दो यहां पर, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, यही होगा ना। अब अमाउंट कैलकुलेट कर लो भाई, टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 1 लाख, तो ए कितने से डेबिट, ए से कितने, ए जो है कितना से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, तो 1,20,000 का 1 लाख का 1/20 तो कितना आ जाएगा 5,000, कितना आ जाएगा 5,000। बी कितना करेगा 1 लाख का 2/20 तो ये कितना होगा 10,000। इसी तरीके से सी का निकालोगे तो होगा 15,000। तो यानी कि सी जो है 15,000 से डेबिट होगा। पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है ना, और सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है कितना 3/20, तो 1 लाख का 3/20 निकालो तो कितना आएगा 15,000। ओके, और ए का कितना आया 5,000, ए का आ गया 5,000 और बी का कितना आया 10,000। अगर इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक होता तो उसे हम रिटर्न ऑफ करते, वो भी ओल्ड रेशो में, बट ऐसा यहां पर नहीं था। सिर्फ हमारे को नॉट अपीयरिंग इन द बुक वाला गुडविल जो हम कैलकुलेट करते वो दिया हुआ था, तो उसको हमने कैलकुलेट किया और उसको रिटर्न ऑफ किया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को, सभी को आ गया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं, क्योंकि टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुडविल के बाद मैंने बोला था इस चैप्टर में जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टार्ट करवाया था, तो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो ध्यान से इस टॉपिक को करेंगे क्योंकि ये जो है ना एक फाउंडेशन है। ये जो टॉपिक है आने वाले पार्टनरशिप के बाकी चैप्टर जो हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स, इवन डिसोल्यूशन में भी इसका काफी यूज होता है। तो ये समझ लो, अगर आपने इस टॉपिक को यहां पे सही से नहीं समझा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर आप इसको पढ़ ले रहे हो सही से, तो आने वाले बाकी चैप्टर में काफी हेल्पफुल होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं इस टॉपिक के बारे में, फिर कल इसको डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं बस। देखो, मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का फंडामेंटल करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट हम क्या करते हैं, रिजर्व में रख लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉफिट क्या करते हैं, रिजर्व में रख लेते हैं। और हम बहुत ही फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस होते हैं और फ्यूचर के एक्सपेंसेस को देखते हुए और भी कई प्रकार के रिजर्व जो है फर्म द्वारा मेंटेन किया जाता है। जैसे मान लो एक तो जनरल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, इसको फंड भी बोल सकते हो आप, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। और इस टाइप के और भी अदर रिजर्व्स होते हैं जो जिनका टारगेट अदर रिजर्व भी है, मान लो जनरल रिजर्व बोल लो, ठीक है। तो मेनली आपने को ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये रिजर्व की बात कर रहा हूं, अभी मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ रिजर्व की बात कर रहा हूं। ये क्या होता है एक्चुअली, ये प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। हमने क्या, जितना भी हमारे को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और उन प्रॉफिट्स को कहां पे रख लेते हैं, रिजर्व में। क्यों रख लेते हैं भाई, ताकि फ्यूचर में कुछ अगर हमारे को दिक्कत है तो उस पैसे से हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट इज मेंटेन बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मींस व्हाट, ये किस टाइप का रिजर्व है, ये क्यों बनाया जाता है। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब कि हमारे फर्म में बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उन्हें कुछ नुकसान हो जाता है, ठीक है, मान लो कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो, ठीक है, हाथ पैर कट गया या किसी की डेथ हो जाती है या किसी भी टाइप का वर्करों के साथ अनफॉर्चुनेट कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में फर्म को क्या करना पड़ता है, कंपनसेशन पे करना पड़ता है। सपोज करो एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा था और उसके दोनों हाथ कट गए, तो अब उसकी क्या गलती है, उसने तो कंपनी में जॉब करते हुए उसके साथ ऐसा हो गया, तो एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फर्म की कि उसके बाकी खर्चे, अब वो किसी काम का नहीं रहा, वो कहां पे जॉब करे, कहीं पे जॉब नहीं कर सकता, तो उसका पूरा लाइफ जो है, फुल लाइफ वो कैसे सरवाइव करेगा, उसकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी। तो इस केस में जो फर्म है उसे एक मोटी रकम कंपनसेशन के तौर पे देती है और ये एक ह्यूज एक्सपेंसेस होता है। अगर और आपको पता है कि कोई भी ह्यूज एक्सपेंसेस फर्म के लिए सडन करना पॉसिबल नहीं है, इससे कैश फ्लो पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, तो उस केस के लिए फर्म क्या करती है, एक रिजर्व बनाती है जिससे वर्कमैन कंपनसेशन कि अगर कोई भी क्लेम आता है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उस क्लेम के लिए कहीं और से पैसा लाने के बजाय इसमें से रिजर्व में से निकालकर हम उसको दे देंगे। तो इससे फर्म क्या है कि अपने कैश फ्लो को मेंटेन कर पाती है। वैसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, समझ में आ गया आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कि जैसे हम कुछ भी चीज मार्केट से खरीद के लेके आए, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मान लो आप आज एक फर्नीचर परचेज या मशीनरी परचेज करके लाए मार्केट से, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2 लाख, ठीक है। या आपने कुछ भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, ये तो मशीनरी, मान लो आपने शेयर में इन्वेस्ट किया, शेयर में आपने इन्वेस्ट किया, मान लो आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लेते हो 2 लाख का, ओके। शेयर की वैल्यू अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो अब इसका मार्केट में अगर आप इस शेयर को सेल करने जा रहे हो तो इसकी जो मार्केट प्राइस है ना 1 लाख है,
कितने 1 लाख। तो अब मुझे बताओ आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट? काफी लॉस हो गया। तो इन्वेस्टमेंट में जो लॉस होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, समझ रहे हो ना आप, कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट में जो भी उतार चढ़ाव की वजह से आपको लॉस होने वाला है उस लॉस को आप मेंटेन करोगे किस रिजर्व से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। ओके, तो कल इस टॉपिक के ऊपर हम काफी डीप डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ जो हमारा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, और फिर हम इसको बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से करेंगे जैसा कि अभी तक हमने बाकी टॉपिक किया है। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर, तब तक अपना ध्यान